आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर सर, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप जाकर दो टोक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक साल के बाद हम दोबारा इस प्रोग्राम को हमने आगाज़ किया इसका, और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट आवाज़ों को दबाया जा रहा है, एल्गोरिथम्स की जंग है, इस जंग में हमारी तरफ से लड़ें और इंशाल्लाह कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगी अगर आप हमारी तरफ से लड़े होंगे, क्योंकि बहुत सारे हालात पाकिस्तान में ऐसे क्रिएट कर दिए गए हैं जिसका इंडिपेंडेंट आवाज़ों के ख़िलाफ़ मुहासरे की शक्ल में आपको ये नज़र आएंगे कार फरमा। और फिर इसके साथ साथ एल्गोरिथम की जो जंग इस लगी हुई है, उसमें जो वीडियो की रीच है उसे बढ़ाने के लिए आपके साथ की हमें बहुत ज़रूरत है। राज साहब, हैविंग सेड दैट, ये जो सोहेल अफरीदी साहब ने अवामी रीच और फिर उस रीच के जो आफ्टर शॉक्स नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर हुकूमत बुखलाई हुई है। और दो आज बड़े इवेंट्स हुए हैं। एक तो सोहेल अफरीदी का बाज़ार कायद के ऊपर जाना, वहाँ पर लोगों का दोबारा से सोहेल अफरीदी को वेलकम करना, और फिर उसके बाद सोहेल अफरीदी का इस्लामाबाद की तरफ आना, और यहाँ पर जहाज़ के अंदर यानी जहाज़ में भी, हवाओं में भी सोहेल अफरीदी को लोगों ने बख्शा नहीं है। वहाँ भी उनके मदाह हमें जो है वो नज़र आए। इसका क्या असर पड़ेगा? और AI जनरेटेड वीडियोस का पीपल्स पार्टी ने एक तरह से जवाब दिया है। वो कहते हैं कि ये सब जो लोग आपको सड़कों में नज़र आ रहे थे, ये सब AI जनरेटेड है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। और बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो सोशल मीडिया पर इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ एक उन्होंने महाज खोला हुआ है। इसका भी हाल अहवाल अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और राज साहब, फिर कोर कमांडर की जो ब्रीफिंग का मामला है इन कैमरा, KP हुकूमत ने ख़त लिखा है, और इसके बाद क्या नतीजा निकलेगा, बल्कि अगर ये कहा जाए कि जो पहला नतीजा है वो मौसूल हो गया है। कराची का जो अवामी मैस गैदरिंग थी, इसका ये भी एक ख़बर है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल शामिल करेंगे प्रोग्राम में। और राय साहब, फिर एक इनसाइड न्यूज़ आपके पास भी है। लेकिन स्टार्ट करते हैं राय साहब इनसाइड न्यूज़ से। मरीम नवाज़ के हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है कि मरीम जब अवाम में जाती हैं, पहले तो वो जाती नहीं है, अगर जाना पड़ जाए तो फिर वो पूरा एक प्लान किया जाता है। तो क्या मरीम वर्सेस सोहेल अफरीदी, क्या कोई कंपैरिजन बनता है? और लोगों ने कंपैरिजन करके इसका जवाब भी दे दिया कि जो अवाम से आएगा ना, वो अवाम में जाते हुए उससे मसला नहीं होगा, लेकिन जो अवाम से नहीं निकला होता उसे मसला होता है। वो पहले से टीम को भेजेगा, कैमरों की पूरी पलटून जाएगी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, इसके साथ साथ फील्ड प्रोड्यूसर्स, और फिर कोऑर्डिनेटर्स और मीडिया कोऑर्डिनेटर्स, और फिर एक पूरी पलटून है राय साहब जो इनके साथ चलती है। राय साहब, मरियम को ये मकाम क्यों नहीं मिल सका? क्यों वो एक मरूसी किरदार की ऐसे सिर्फ उनकी ये पहचान बन गई, जो आज हम सोहेल अफरीदी का जो जिस तरह से वालहाना इस्तकबाल किया गया, ये अपने आप को कनेक्ट करने का मामला है और इनका अपने आप को डिस्कनेक्ट करने का मामला है, या फिर ये डील का मामला है? देखें हाशमी साहब, चूंकि आपने मरियम नवाज़ का जिक्र किया, और एक इनसाइड स्टोरी जो कि पिछले 2 प्रोग्राम से हम कह रहे थे कि अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे, वो भी शेयर करने का वक्त आ गया है। वो स्टोरी भी शेयर करते हैं, और जो आपने सवाल किया इस सवाल की जानिब भी आते हैं। और फिर अडयाला जेल पर जो हैपनिंग हो रही है वो भी बहुत अहम है। अडयाला जेल में क्या कुछ हो रहा है और अडयाला जेल के बाहर क्या कुछ हो रहा है, इसका अहवाल भी मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। तो सबसे पहले तो GHQ मरियम नवाज़ और राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक एक दिलचस्प खबर हमारे पास मौजूद है। और ये ख़बर यानी जो अंदरूनी कहानी है, ये एक ऐसी सूरत-ए-हाल में सामने आई है जब राना सनाउल्लाह ने एक फार्मूला पेश किया, और इस फार्मूले में उन्होंने ये तजवीज़ किया कि मुल्क के 5 बड़े यानी इमरान खान साहब, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, ये मिलकर बैठें, इनकी एक बैठक हो। और अगर इनकी बैठक ना होगी तो फिर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। अब ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी तरफ से ये जो 5 बड़े हैं, इनमें ज़बरदस्ती घसीट के आसिफ अली जरदारी को डाल दिया, ज़बरदस्ती घसीट के नवाज शरीफ को डाल दिया। शहबाज शरीफ को भी असल में उन्होंने ज़बरदस्ती घसीट के डाला, अगरचे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनके पास एक बड़ा ओहदा है,
लेकिन सबको पता है कि ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के मुतलिक बात करें तो वो चूँकि एक इदारे के सरबराह हैं, यानी फ़ौज के सरबराह हैं, तो अगर सियासी बड़ों की बात करें तो फिर इमरान खान साहब भी इस वक्त इस निज़ाम में सबसे बड़े सियासी शख्सियत हैं और पूरा निज़ाम उनके इर्द गिर्द ही घूमता है। तो अब जिस वक्त राना सदाउल्लाह ने ये तजवीज़ दी तो एक तो इसको निगेट किया गया सबसे पहले ऐवान सदर से। ऐवान सदर से जब इसको निगेट किया गया और आसिफ अली जरदारी ने अपना इनपुट ये दिया कि इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की कोई मफाहमत नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने ये तासुर दिया कि इमरान खान साहब की अगर रिहाई हो गई या इमरान खान साहब की मुश्किलात में कोई कमी की गई या किसी भी तरह से पीटीआई को फ़ाल सियासत करने का मौका दिया गया, तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को बावर कराया कि हम तो डूबेंगे लेकिन आपके लिए जो मुश्किलात खड़ी होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी। तो इस तरह वो इमरान खान साहब की मकबूलियत से इस्टेब्लिशमेंट को भी आप समझ लें अपनी जानिब से डराने की कोशिश करते रहे। अब इसमें मरीम नवाज़ की एंट्री के मुतलिक भी बड़ी दिलचस्प खबर है, क्योंकि मरीम नवाज़ जो है हाशमी साहब, इनके मुतलिक मशहूर है और ये जो नून लीग को कवर करते हैं सहाफ़ी, उन्हें पता है कि मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ और शरीफ ख़ानदान, इनके मुतलिक मशहूर है कि ये ऊँट जितना कीना रखते हैं। जैसे ऊँट एक कीना परवर जानवर कहलाता है, यानी अदरवाइज तो ऊँट की जो खूबियाँ हैं वो अपनी जगह, लेकिन उसको एक कीना परवर जानवर कहा जाता है। तो शरीफ ख़ानदान के मुतल्लिक भी कहा जाता है कि ये सियासी तो सादा लफ्जों में कहे ना कि बात भूलता नहीं है, याद रखता है। बात भूलना तो एक अलग बात है कि बात ना भूलना, लेकिन कीना रखना मतलब ये होता है कि एक मनफी फीलिंग किसी के मुतल्लिक मुसलसल रखना और फिर एक इंतकाम का जज्बा रखना और इस इंतकाम के जज्बे में हद से आगे चले जाना। तो ये इस किस्म की शरीफ ख़ानदान की सोच है और इसकी रिफ्लेक्शन होती है फिर मरीम नवाज़ के खिताबात में, जब वो इस तरह की बातें भी करती हैं इमरान खान साहब के लिए फितना का लफ्ज़ इस्तेमाल करके कि इनको ख़त्म कर देना चाहिए। और सबको पता है कि शरीफ ख़ानदान की ये ख्वाहिश है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो कि जहाँ इमरान खान साहब की जान ले ली जाए। और ये जो एक ख़ातून एंकर हैं, मैं उनके सोर्सेज को चैलेंज नहीं करता, और भी एक दो लोग वो ये दावा करते हैं कि नवाज शरीफ का ये ख्याल है और नवाज शरीफ का मुतालबा है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। ये ऐसा नहीं है, ना मरीम नवाज़ का ये मुतालबा है ना नवाज शरीफ का ये मुतालबा है। बहरहाल अब ये क्यों मुतालबा नहीं है, जो पक्की ठक्की खबर है अंदर की, वो हम बताते हैं। तो जब ये राना सदाउल्लाह ने फार्मूला पेश किया तो एक तो नून लीग की जो क़यादत का इजलास हुआ उसमें भी राना सदाउल्लाह से इज़हार नाराज़गी किया गया, लेकिन उसके बाद मरीम नवाज़ ने बड़ा खासुल खास मैसेज भेजा है राना सदाउल्लाह को, और वो मैसेज जो था बड़ा सख्त मैसेज था। उसमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया गया और उनको ये कन्वे किया गया कि आप इतने बड़े मुदब्बर ना बने, एडे तुसी दानिश्वर ना बनो, एडे मुदब्बर ना बनो, एडे तुसी जमहूरी ना बनो कि 5 बड़ों की बैठक हो। और उनको ये कहा गया कि आपके ऊपर शायद कोई एक लम्हे के लिए आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बड़े जमहूरी हैं और बड़े सियासी हैं और दानिश्वर के तौर पर समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ये 5 बड़े इकट्ठे ना बैठे। यानी इमरान खान साहब को भी आपने इसमें शामिल कर लिया। तो कोट एंड कोट अल्फाज ये थे कि आप इतने बड़े मुदब्बर ना बने और इतने दानिश्वर ना बने। और अगर इसको और वाज़े और सादा अल्फाज में कहा जाए तो राना सनाउल्लाह साहब को ये कन्वे किया गया कि आप अपनी सियासी औकात में रहें, आप अपना इलेक्शन भी हार गए थे, अगर आपको कोई ओहदा दे दिया गया है, आपको नवाज दिया गया है, तो बस ज़रा उस ब्रैकेट के अंदर रहें, उस ब्रैकेट से बाहर निकलने की कोशिश ना करें, हमें अपने फैसले खुद करने दें। यानी राना सनाउल्लाह ने जो फार्मूला पेश किया था उसके ऊपर अब मरीम नवाज़ भी नाराज़ हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ को पता है कि जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आ गए और जिस दिन पीटीआई ने फाल सियासत की तो उनके सामने 8 फरवरी 2024 का मंजर वो घूमता होगा। अब जो आपने कंपैरिजन की बात की वो बड़ा दिलचस्प है। आपने कहा कि मरीम नवाज़ को वो मकबूलियत क्यों नहीं मिल सकी, और मरीम नवाज़ जो है वो सुहेल आफरीदी जिन्होंने 2 महीने के अंदर वो सब कुछ कर दिया जो मरीम नवाज़ साल नून लीग के सॉरी राय साहब, नून लीग के लोग जो है ना वो बड़े परेशान हैं
वो सवाल हमसे करते हैं कि क्यों नहीं हुआ, आप बताएं आपकी नज़र में। मैं कहा जी यार इसको डिस्कस कर लेंगे प्रोग्राम में, बताएंगे हम क्यों मरियम जो है वो मकबूल नहीं हो सकी। देखें, उसकी दो वजूहत हैं। एक उसकी वजह तो ये है कि ज़ाहिर है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में वोट मरियम नवाज़ को नहीं मिला था, नून लीग को नहीं मिला था, और इस वजह से लोगों को पता है, लोगों के अंदर शऊर है, लोगों के अंदर शऊर है, लोगों को पता है कि मरियम नवाज़ मुंतखब वज़ीर आला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप मुंतखब भी नहीं हैं, मकबूल भी नहीं हैं, और अगर आपने सिर्फ एक सियासी एक्टिंग करनी है मुख्तलिफ मौक़े पे, एक स्क्रिप्टेड एक्टिंग करनी है 40-40, 50-50, जो आपने कैमरास लगवा के, जिनकी फिर जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो बाद में लीक भी हो जाती हैं, वायरल भी हो जाती हैं, कि मरियम नवाज़ को हदायत दी जा रही होती हैं कि आपने अब ये एंगल बनाना है, और फिर जो कैमरामैन है वो जो मुख्तलिफ एंगल से शूट कर रहे होते हैं उन सीन्स को, तो वो वीडियोस वायरल भी होती हैं। तो एक तो ये वजह है कि मरियम नवाज़ को लोग अपने आप में से नहीं समझते, यानी वो ये नहीं समझते कि हम में से हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ जो है, ये ठीक है कि किसी भी खातून का या किसी भी शख्स का हक है कि वो अपनी बनावट पे, सजावट पे, सिंगार पे, उस पे तवज्जो दे। ये ख़ास तौर पर ख़वातीन के मुतल्लिक तो बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई तनकीद जो है वो मेरी नज़र में बिल्कुल भी कोई जायज़ नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मरियम नवाज़ जिस तरह भी, चाहे लूट मार का उहदा है, जिस तरह भी है, मरियम नवाज़ इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब है। तो लोगों को लगता यह है कि मरियम नवाज़ की जो तवज्जो है वो इस शो ऑफ की जानिब है, कि वो सिर्फ और सिर्फ ये दिखावे के टिकटॉक बनाएं, दिखावे के इक़दामात करें और अपनी पर्सनल प्रमोशन करें, तो उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। वो जहाँ जाती हैं आप देखें कि ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, सिक्योरिटी तो, लेकिन लगता ये है कि मरियम नवाज़ के अवामी अंदाज के अंदर सिर्फ सिक्योरिटी है, शो ऑफ है, और बाकी कुछ नहीं है। जबकि सुहेल आफरीदी, उनको भी सिक्योरिटी अपनी मलूज़ खातिर रखनी चाहिए, लेकिन आवाम उनको खुद से रिलेट करती है। मरियम नवाज़ एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं जो कि अरबपति है, और अरबपति अदालती फ़ैसलों के नतीजे में वो इसलिए बना, जो अदालती फ़ैसले रहे हैं कि उन्होंने करप्शन की। सुहेल आफरीदी एक लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, और सुहेल आफरीदी वहाँ से उन्होंने सियासत की, एक नौजवान है, आवाम में घुल मिल जाते हैं, उनको टिकटॉक बनानी नहीं पड़ती, उनके ऊपर खुद ब खुद टिकटॉक बन जाती हैं। और फिर सुहेल आफरीदी आवाम के वोटों से मुंतखब होके हैं, तो उनका एतमाद आवाम में जाने से वो घबराते नहीं हैं, उनका एतमाद बोलता है। मरियम नवाज़ चूँकि वोटों से मुंतखब होकर नहीं आई, तो उनको एक कंट्रोल्ड माहौल में सारी ये सियासी एक्टिंग करनी पड़ती है, कि जहाँ उनसे कुछ सवाल ना कर ले, कोई उनसे ये ना पूछ ले कि आप किस तरह से इक़्तिदार में आई थी, या उनसे कोई तल्ख सवाल ना कर लिया जाए कि आप तो वोट को इज्जत दो की बात करते थे तो आपने इतनी बड़ी डील कर ली। लेकिन चूँकि सुहेल आफरीदी के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, घबराने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए वो मीडिया के साथ भी इंटरेक्ट कर लेते हैं, आवाम में भी चले जाते हैं, और एक सियासी तौर पर वो ज़्यादा निडर भी हैं, मकबूल भी हैं। तो इस वजह से सुहेल आफरीदी की जो मकबूलियत है उसका मरियम नवाज़ के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। और उसकी वजह ये भी है कि सुहेल आफरीदी के पीछे जो मियां इमरान खान साहब, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, उनका हाथ भी है। तो ये वजूहत हैं, ये कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। अच्छा, एक और भी आज हुआ काम कि लोगों ने कहा जी कि ये तो AI जनरेटेड है, पीपल्स पार्टी मानने को नहीं तैयार है साहब। मेरा पीपल्स पार्टी से ये सवाल है कि यार तुम अगर ये समझते हो कि ये AI जनरेटेड है, तो पाकिस्तान में टेलीविजन चैनल्स को इजाज़त दे दी जाती कि वो कवर करें, और इनके झूठ को दुनिया के सामने रखते हैं कि ये कहते हैं मकबूलियत कोई नहीं है, ये सब AI जनरेटेड है। ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन जब उन्हें नज़र आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम सड़कों पर आ गई है, मकामी सहाफ़ी खुद बताते हैं जिनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कि जिस तरह ही लाठी चार्ज रुका, लोग मुंतशिर इन्होंने किए, उसके बाद सुहेल आफरीदी का निकलना और उसके साथ साथ अवाम का निकलना, ये ऐसा था जैसे कोई मकामी लीडर, कोई उस सूबे का लीडर सड़क पे आ जाए, बड़ी जमात का लीडर, जो कराची की आवाम ने जो रिसेप्शन दिया है, जो इस्तकबाल किया है सुहेल आफरीदी का, वो किसी को आज तक नहीं मिला। फिर उन्होंने एक और भी बात की, वो ऐसा बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि केसेस हैं, मेन लीडरशिप है, इंतज़ामिया जो आपका इंतज़ामी ढांचा है तहरीक इंसाफ का कराची में, वो तितर बितर है, कौन लीड कर रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं है।
और इंतज़ामी एतबार से आपको काम करने की इजाज़त नहीं। इसके बावजूद आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो सड़कों पे निकली और उसको रोक नहीं सके। अगर ये माहौल सही होता तो फिर इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी जो इंतज़ामात इन्होंने करने थे वो कम पड़ जाने थे। इतनी आवाम ने उस ग्राउंड में पहुंचना था और फिर ये भी रिपोर्ट हुआ कि शाम तक वो ग्राउंड मुकम्मल तौर पे भर चुका था और जितनी आवाम ग्राउंड के अंदर थी उतनी आवाम आपको बाहर नजर आएगी। देखें, जैसे जैसे वो ग्राउंड भर रहा था वैसे वैसे मरियम नवाज, वैसे वैसे पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदारान और इसी तरह वो इदारे या वो निज़ाम जो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से पीटीआई को पजीराई हासिल हो, यानी ऐसी पजीराई जो कि सामने नज़र भी आ रही हो, तो वो जैसे जैसे वो ग्राउंड भर रहा था वैसे वैसे पीटीआई के मुखालफिन और इमरान खान साहब के मुखालफिन का जो पारा है या उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी उसी तरह चढ़ रहा था, वो भी उसी तरह बढ़ रहा था। अब चूंकि पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को और मुमकिन तौर पर वो इदारे जो कि ये कहते हैं या जिनके करीबी साफ़ी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं और पीटीआई शायद अपना कोई वजूद बरकरार रखे, उनके लिए भी ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि 3.5 साल गुजर गए। 3.5 साल में हर किस्म का हरबा आजमा लिया गया पीटीआई को कुचलने के लिए, पीटीआई के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने के लिए, इमरान खान साहब को करप्ट साबित करने के लिए और पीटीआई से इमरान खान साहब को माइनस करने के लिए। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ रही है। तो ये एक लिटमस टेस्ट था। पहले तो ये कहा जा रहा था कि चलें जो नवंबर 2024 का एहतजाज था वो तो फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ तो उसमें तो चलो 1 ही साल गुजरा, लेकिन उसके बाद अब 1 साल और गुजर गया और एक ऐसी जगह पे, यानी कोई केपी नहीं था, वो कोई पंजाब नहीं था, कराची था, तो एक ऐसी जगह पे जहां होमवर्क के लिए बहुत कम वक्त था पीटीआई के पास, उसके बावजूद पीटीआई ने इतना बड़ा मैसिव शो किया। मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है पीटीआई के जिम्मेदारान से, ये वो भी बहुत एक्साइटेड थे कि उनकी भी तवक्को नहीं थी कि लोग इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे, इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे और फिर लोग चार्ज थे। ऐसा नहीं था कि वो बिरयानी की प्लेटों का इंतज़ार कर रहे हों और जैसे मियाँ नवाज शरीफ अगर कभी तकरीर करते थे तो एक लाताल्लुक किस्म का क्राउड होता था जो चार्ज नहीं होता था, जो कि उनकी तकरीर में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा होता था, सिर्फ बिरयानी खाने में उसकी दिलचस्पी होती थी और बिरयानी की प्लेटें ख़त्म होती वो वहाँ से निकल लेते थे। आपको याद होगा कि आखिरी भी उनका जलसा था तो उनकी तकरीर आने तक चूँकि खाना खोल दिया गया था, किसी ने कह दिया वो खाना खुल गया, तो वो फिर नवाज शरीफ ने बड़ी नाराज़गी का इज़हार भी किया कि मेरी तकरीर से पहले ही लोग निकल गए हैं, ये कैसा इंतज़ाम था। तो इस सूरत हाल में ये एक पूरे निज़ाम के लिए अलार्मिंग सिचुएशन थी कि जिस जमात को और जिस जमात के लीडर को हम 3-3.5 साल से दबा रहे हैं उनकी मकबूलियत में तो इजाफा हो रहा है। अब इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता है इस जमात के साथ, इसके रहनुमाओं के साथ इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है? आपके टेबल पर तो ऑप्शन ही सारे ख़त्म हो गए, आप क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा? सारे जितने ऑप्शंस आप किसी जमात को दबाने के लिए, किसी जमात के लीडर को झुकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, वो सारे के सारे ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर चुके हैं। जैसे कोई टेप रिकॉर्डर हो, कोई डेक हो, तो उसकी आवाज़ अगर फुल पे चल रही हो तो आपको कहा जाए कि अब इसकी आवाज़ कम है तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है? आप तो वो पहले ही फुल पे चल रहा होता है। तो इसलिए ये एक आप कह लें कि लिटमस टेस्ट था जिसमें पीटीआई कामयाब हो गई है और ये एक सरेंडर की कैफियत है इस निज़ाम के लिए। राय साहब, ये जो ख़त लिखा है कोर कमांडर और बाकायदा तौर पे कहा गया ब्रीफिंग दी जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि किसी तरह जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगता है कि इसको किसी तरह मिटाया जा सके और अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत देने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में राय साहब ये बड़ा आसान होता है किसी को गद्दार डिक्लेयर कर देना, और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब स्ट्रीट मूवमेंट को देखने के बाद उनकी आंखें खुलना शुरू हुई कि असल में तो आवाम की नुमाइंदा जमात यही है और अगर ये सड़कों पर रह गए तो ये हमारी सियासत को ख़त्म कर देंगे। अभी तो हम AI जनरेटेड और बाकी बातें हम करके जो है वो अपना मामला सीधा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फिर ये भी पोजीशन नहीं रहेगी।
तो बड़ा आसान होता है कि उनको आप कहें कि ये गद्दार वतन है। आज लोगों ने कहा कि देखें इन्होंने इदारों के खिलाफ नारेबाजी की। आपने कोई ऐसी वीडियो देखी जिसमें सुहेल अफरीदी इदारों के खिलाफ बात कर रहे हो? तो ये एक फैशन बन गया है कि आप किसी को गद्दार वतन डिक्लेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर ये सिलसिला शुरू किया, जिन इलाकों में ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें तहरीक इंसाफ चाहती है कि ब्रीफिंग दी जाए और पार्लियामान में आकर दी जाए इन कैमरा ब्रीफिंग को। मेरा ख्याल है कि इससे इदारे और सियासी जमातें एक दूसरे के करीब आएँ, ये एक अच्छा अमल है। एक तो मैं चाहूँगा इस पर क्विकली कमेंट कर दें, और दूसरा ये जो AI जनरेटेड वीडियो का सहाफ़ी जो बातें कर रहे हैं, आपने भी राय साहब देखी, रिपोर्टिंग आप करते रहे सारी उम्र, आपने ग्राउंड में भी कवर किया, सारे मामला आप देखे, आपको कहीं पे कुछ ऐसा नजर आया कि ये वाकई AI जनरेटेड वीडियोस थी? देखें आशिफ साहब, रिपोर्टिंग भी की, फिर पाकिस्तान के जितने 7-8 बड़े चैनल हैं उनको ब्यूरो चीफ के तौर पर हेड किया। अभी भी ब्यूरो चीफ के तौर पर एक बड़े आउटलेट को हेड कर रहा हूँ। पूरी रिपोर्टिंग टीम्स को डिप्लॉय किया, 400-400, 500-500 जो आप कह लें कि टीम्स होती हैं, 4-4, 500-500, जिनमें रिपोर्टर्स, कैमरामैन, प्रोडक्शन, आर्काइव, तो ये जितने भी प्रोफेशनल्स हैं इनकी टीम्स को लीड भी किया, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत सादा सी बात है कि कराची के जलसे को जज करने के लिए या कराची के जलसे की मेरिट्स को जज करने के लिए या ये जज करने के लिए कि ये क्या बहुत बड़ा जलसा था, एक्सपेक्टेशन से बड़ा जलसा था, तो इसके लिए आपका ब्यूरो चीफ होना, एडिटर होना, रिपोर्टर होना या बहुत तजर्बाकार होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपके पास एक कॉमन सेंस होनी चाहिए, एक आपके पास जो है हल्का फुल्का शऊर होना चाहिए। अगर आपके पास वो शऊर भी है तो आप खुद जज कर सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले, कितने कंट्रोल्ड हालात में निकले। पंजाब का एक्सपीरियंस लोगों के सामने था, लोगों को पता है कि आप PTI का सिर्फ झंडा उठाएं तो आपके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनते हैं, आपके पूरे ख़ानदान को भुगतने पड़ते हैं। आपके पूरे ख़ानदान यानी जो आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं, सिर्फ उनको नहीं, आपके जो कज़न हैं, चाचे, मामे, फुफे, फुफियाँ, वो सब के नाम जो है उसमें डाल देते हैं दहशतगर्दी के मुकदमात में, और पूरा ख़ानदान जो है वो भुगतता रहता है। बल्कि आपको ताने भी सुनने पड़ते हैं, कोई यार आपकी वजह से जो है वो हमारे साथ ये हो गया अपने रिश्तेदारों से। तो इस किस्म की सिचुएशन के अंदर लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं, और ये जो कहा जा रहा है कि ये AI जनरेटेड तस्वीरें हैं, तो वो पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं यानी पीपल्स पार्टी के, वो तो खुद अब निजी महफिलों में ये इकरार कर रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं कि PTI ने एक बड़ा शो किया वहाँ पे, कि PTI ने एक मौसर शो किया है। तो ये कुछ सहाफ़ियों की ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं कि आप ये कहें कि एक मुखालिफ बयानिया या मुतबादिल बयानिया बनाएं। लेकिन आशिफ साहब, मसला ये है कि जिन सहाफ़ियों की ये ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं, मिसाल के तौर पर जिनको PTV में मिलियंस का मुआवजा दे के रखा गया, वो तो ऐसे लोग हैं कि जिनको कोई ख़बर, तज्जिया या कोई आप कह लें कि कभी उनकी सहाफ़त इस तरह की रही नहीं कि उन्होंने कभी कोई रिपोर्टिंग की हो, कभी एडिटिंग की हो, कभी कोई ख़बर करने का, कोई स्टोरी करने का, तज्जिया करने का उनको ढंग आता हो। उनकी पूरी नाम नेहाद सहाफ़त सिर्फ गालम गलोच पे है कि हम गालम गलोच, और वो भी गलीज़ किस्म की गालियाँ, ताकि मरियम नवाज़ की कुर्बत हासिल कर सकें। और उनमें एक वो किरदार भी हैं जिनको मरियम नवाज़ ने एक दफ़ा कहा कि वो मेरे मेंटोर हैं, और आपको पता है कि वो किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। यानी एक तो मरियम नवाज़ वैसे भी खातून है, और एक खातून होने के नाते तो उनको वैसे भी मोहतात होना चाहिए। तो इस तरह के लोगों को वहाँ PTV में नवाजा गया। तो इनके ज़रिए तो बयानिया नहीं बन सकता, कि बन सकता है, नहीं बन सकता किसी भी सूरत इनके ज़रिए बयानिया। अब उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि कुछ और सहाफ़ियों को जिन्होंने कोई फील्ड के अंदर काम किया है हकीकी तौर पर, उनको भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की। लेकिन हाशमी साहब, ये डिजिटल मीडिया का दौर है, ये टेक्नोलॉजी को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये टेक्नोलॉजी जिस किस्म का शऊर आप में लेके आती है उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक जो शऊर की एक लहर पैदा की, और उसके बाद फिर ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी है कि जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग VPNs लगा के अपनी आरा का इजहार करते रहते हैं, तो इसलिए वो पुराने ड्रामे जो हैं वो अब नहीं चल सकते। तो इस वजह से ये कुछ सहाफ़ियों की ड्यूटी तो लगा दी जाती है, उनको नवाजा भी जाता है, उनको तमगे भी दिए जाते हैं,
उनको अदरवाइज भी नवाजा जाता है, जैसे कि पीटीवी के अंदर मैं बता रहा हूँ कि मिलियंस के मुआवजे दे के उनको वहाँ पे रखा गया है। लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि उनके मुखालिफ या मुतबादिल बयानिए भी दबरदूस हो जाते हैं और कराची जैसे पावर शो हो जाते हैं। और फिर मरीम नवाज़ के मुतल्लिक हमने इसी प्लेटफॉर्म पर बताया था कि एक सर्वे पंजाब में इन्होंने करवाया, जिसमें ये सवाल था कि क्या आज इलेक्शन हो जाए तो क्या नून लीग जीत सकती है। तो उसके दो नताइज ये थे कि कंट्रोल्ड हालात में अगर इलेक्शन हो तो सादा अक्सरियत पीटीआई हासिल कर लेगी, और अगर शफाफ इंतखाबात हुए, कंट्रोल्ड माहौल में ना हुए, तो फिर 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेगी। तो इसका मतलब है कि ये सारे बयानिए मिल के फेल हो गया। हाशमी साहब, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जस्टिस फाइज ईसा, जनाब बाजवा, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, चीफ कमिश्नर जिनके नीचे इलेक्शन हुए, आरओ, इसी तरह फिर आपके बाकी जो करैक्टर इस्तेमाल किए गए, जो इन्फ्लुएंसर इस्तेमाल किए गए इमरान खान साहब के बयानिए के तोड़ के लिए, जब वो सारे के सारे फेल हो गए, तो फिर ये बेचारे जो सहाफ़ी हैं जिनका कोई कद काट नहीं है, सवाए जिनकी ये पहचान है कि वो सब गालम गलोच कर सकते हैं, तो ये क्या नया बयानिया लेके आएंगे या इस बयानिया का कोई तोड़ करेंगे? बहुत शुक्रिया सब। अच्छा, वो धरने के मुतालिक जो अडियाला जेल के बाहर हैपनिंग हो रही है उसके मुतालिक भी कुछ थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। साहब, एक तो आज 5 लोगों के नाम हैं जी। इसमें एक बैरिस्टर गौहर, सलमाना कमराजा, मोहम्मद अली जाज बुटर हैं, काजी अफजाल अहमद जिनके इसमें नाम शामिल हैं। और फिर इसके साथ साथ साहब एक जो पैगाम अलीमा खान का आया ट्वीट, उसमें भी वो भी हम शेयर कर देते हैं अपने सुनने वालों के लिए कि गुज़श्ता 3 माह से इमरान खान को मुकम्मल तन्हाई में रखा गया। कैद तन्हाई ना सिर्फ पाकिस्तान के कवानीन के तहत गैर कानूनी है, बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी कानून वाज़े तौर पर कैद तन्हाई को तशद्दुद की एक शक्ल तस्लीम करता है। इसके बावजूद इमरान खान को उनके बुनियादी कानूनी हकूक़ से भी महरूम रखा गया। हर मंगल को 6 अहले खाना और 6 वकला से मुलाकात उनका कानूनी हक है, लेकिन उनको नहीं दिया जाता। राय साहब, आज एक इम्तिहान भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और अलीमा खान के ऊपर कुछ लोगों ने पार्लिमानी जो पार्टी की का जो इजलास था उस पर तनकीद की है। 25 लोग, राय साहब, सिर्फ 25 लोग पहुंचे हैं, बाकी कहाँ चले जाते हैं? इमरान खान के नाम के ऊपर तो आप वोट लेकर और पार्लियामान में पहुंच गए, लेकिन इमरान खान के लिए निकलना शायद इनको पसंद नहीं है। 10,000 का टारगेट है। कौम की नज़रें अडियाला के बाहर हैं। जो इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले हमने, राय साहब, पिछले साल से हम ये कहना शुरू हुए जब हमने एक ब्रेक लिया कुछ अपनी मसरूफियात की बुनियाद पर, और आपके अल्फाज थे कि आपका रुख अडियाला की तरफ होगा तो ये इमरान खान की रिहाई मुमकिन है। राय साहब, आपको याद है कि नहीं याद जब आपने ये बात कही थी? अडियाला की तरफ होगा। आज 10,000 का टारगेट है। मैं तो कहता हूं कि डी चौक को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अडियाला की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ये जनरेटेड वीडियोस आ रही हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी लाइन लेंथ जो है वो अडियाला की तरफ सेट कर रही है। जी बिल्कुल, अडियाला जेल पर एक बहुत बड़ा धरना, पुरम धरना उसकी ज़रूरत है। और मैं देख रहा था विजुअल, जिस वक्त हम ये प्रोग्राम लाइव कर रहे हैं, तो मैं देख रहा था कि पानी की तोपें, बख्तरबंद, पुलिस, वही नाके, लेकिन ये सारी चीज़ें पहले भी नाकाम हुई हैं, कराची में भी नाकाम हुई हैं, इससे पहले अडियाला पर भी नाकाम हुई हैं, ये अब भी नाकाम होंगे। और सुहेल आफरीदी ने चूँकि अब ऐलान कर दिया एक फ़ाइनल कॉल का, तो देखना है कि ये फ़ाइनल कॉल अब किस दिन के लिए मुकर्रर है, और इसके लिए फिर एक गोल भी मुकर्रर होना चाहिए कि इमरान खान साहब की रिहाई के अलावा हम वापस नहीं आएंगे, और ये धरना यानी पुरम एहतजाज और पुरम धरना जारी रखेंगे तावक्ते के इमरान खान साहब की रिहाई हो, या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए फौरी तौर पर ठोस मुज़ाकरात हों। बहुत शुक्रिया साहब। नशिस्त थी हमारी आज की। आपसे अगली नशिस्त तक इजाज़त। मुझे और इब्राहिम राज साहब को इजाज़त दीजिए।